वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसे इन्फ्लुएंसर ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है। हर कोई अपने नाम के आगे आजकल एस्थेटिक लगाता है। आपने एस्थेटिक, राहुल, अभिषेक ऐसे नाम इंस्टाग्राम पे बहुत देखे होंगे जो 4 महीने के अंदर ही एस्थेटिक बन जाते हैं। लेकिन असली एस्थेटिक आपको लगता होगा डेविड लेड या फिर जेफ सईद होंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसा नाम है जो इस एस्थेटिक वर्ड को दुनिया में लेके आए। उनका नाम है जीज। कुछ लोग इन्हें फादर ऑफ एस्थेटिक कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कौन थे जीज, क्या थी इनकी कहानी, कैसे इन्होंने सिर्फ 22 साल दुनिया में रहकर इतना बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया एस्थेटिक्स की दुनिया में, और ये भी कि क्यों इतनी कम एज में ये दुनिया से चले गए, क्या थे इनकी डेथ के रीज़न, इसके पीछे भी जो सस्पेंस बना हुआ है कि क्या इसके पीछे कोई क्राइम था या फिर सिर्फ ड्रग्स के यूज़ के चलते, सब कुछ अनकवर करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु वाज दिस तो आपको देखने को मिलेगा कि वो एक ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर और एक ट्रेनर थे। लेकिन जिस इससे कहीं ज़्यादा थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मिलियंस में लोगों को इंस्पायर कर दिया जिम जाने के लिए, उस टाइम पर जिस टाइम सोशल मीडिया अभी तक सही से बूम भी नहीं कर पाया था। लेकिन आप जिस की कुछ वीडियोस अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो जिस तरह की पर्सनालिटी ये शो करते थे, अगर आप इनका पास्ट देखेंगे तो जिस बिल्कुल इसके अपोजिट थे। आपने जिस की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी दिखा देते हैं, लेकिन जब आप इनकी रियलिटी जानेंगे तो आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा शाई पर्सन थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर फील करते थे। तो जिज, इनका असली नाम अजीज़ था और ये पैदा हुए थे मॉस्को में 1989 में, और कुछ दिनों बाद ही ये शिफ्ट कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपने पेरेंट्स के साथ। इनका अगर फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं तो इनके फादर सरजी वो एक प्रोफेसर थे और इनकी माँ जिनका नाम था मेन वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो जिस आते तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे, जो काफ़ी हमारे कल्चर में बोला जाता है कि शरीफ बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस ऑस्ट्रेलिया के एक स्ट्रिपर बन गए और फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह जाने लगे। अजीज़ पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा ही ब्राइट स्टूडेंट थे। इन्हें कई बार अपने कॉलेज में ड्यूक ऑफ द ईयर, जो कि एक काफ़ी बड़ा रिवार्ड है स्टूडेंट्स के लिए, वो अचीव कर चुके थे। और सिर्फ यही नहीं, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, रिलीजन, इंग्लिश, इन सब में टॉपर भी हुआ करते थे। इसके अलावा अजीज़ इतने ज़्यादा ब्राइट थे कि वो अपने चेस टीम के स्कूल में कैप्टन भी हुआ करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अजीज़ में एक कमी भी थी। वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही शाय थे और अपने पतले दुबले बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे। अजीज़ अपने कुछ पोस्ट्स में ये तक शेयर करते हैं वो अपने स्कूल के सबसे पतले लड़के हुआ करते थे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही बुली किया जाता था उनके स्कूल में और उन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलती थी। जिस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और इस डिप्रेशन का इलाज, जैसा कि आजकल कुछ लोग PUBG खेलते हैं, उस टाइम ये भी 20-20 घंटे तक वीडियो गेम्स खेला करते थे, खासकर वॉरक्राफ्ट, और इन्होंने अपना वॉरक्राफ्ट में अकाउंट बना लिया था। लेकिन अपने अकाउंट को ये $500 में आगे जाके बेच देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इनके भाई सईद, जिन्हें आप चेस्ट ब्रा के नाम से भी जानते होंगे सोशल मीडिया पर, वो जिम जाना स्टार्ट कर चुके थे और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जिस भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे जिम जाने के लिए, और जिम जाने की फ़ीस पे करने के लिए इन्होंने अपना वीडियो गेम अकाउंट बेच दिया था $500 में। और सिर्फ 2 से 3 महीने के वर्कआउट करने के बाद ही जिस अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं उससे। और अब सिर्फ जिस की फिजिक नहीं बल्कि इनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी। इनका इनसिक्योरिटी अब दूर हो चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो चुके थे, और इनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा कि इन्होंने अपने प्रोग्रेस को ऑनलाइन पोस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। जिसने एक अकाउंट बना लिया कुछ ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग फोरम्स पर, जिस पर ये रजिस्टर करते हैं अपना यूज़र नेम जिस के नाम से। लेकिन फिर जब जिस ने वीडियोज़ ऑनलाइन डालनी शुरू कर दी तो वहाँ से ये अपनी ऑडियंस को तो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, वहाँ से एक और ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, वो है उनकी हेटर्स। उनको हेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करने लगे उसके बाद, और वो ये कहते थे कि इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा क्रिंज है और इनकी शक्ल काफ़ी ख़राब है। Whatever the f*** his name is, Ziz, Ziz, whatever the f***, I don't even know. I don't like your videos, you're ugly, but your personality is very shit. Come at me, bruh. Come at me, bruh. You Marin? You Marin? You Marin, bro? लेकिन जिज अब वैसे नहीं रहे थे जैसे वो बचपन में थे कि उनको कोई अगर बुली करेगा तो वो कमरे में जाके वीडियो गेम खेलेंगे। अब उन्होंने ट्रोलर्स को ही ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनके तरफ जो भी निगेटिव एनर्जी आती थी जिस उसको खुद यूज़ करने लगे, उसको पॉजिटिवली लेकर। और जैसे जैसे जिस की पर्सनालिटी फेमस हो रही थी वैसे वैसे इनकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। स्टार्टिंग में जिस को काफ़ी अच्छा लगता है जब उनसे लोग मिलते थे और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, लेकिन बाद में जब उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई तो जिस इस चीज़ को झेल नहीं पाए। जिस कुछ पोस्ट्स में कहते हैं कि 400-500 फोटोज़ लोग डेली बेसिस पर कहने लगते हैं इनके साथ लेने के लिए, तो इस चीज़ से जिस एडजस्ट नहीं कर पाते। वो ये तक कहते हैं कि इनके साथ जो इनके दोस्त इनके साथ घूमने निकलते थे, जिस के चलते उन्हें भी इस चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा था। और ये इतना ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गए कि वो ये तक कहने लगे कि जो इनकी वायरल वीडियोस हो चुकी थी उनको वो डिलीट तक करना चाहते थे। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और पोस्ट कर देते हैं जिसमें वो कह रहे थे
कि असली में कोई जिज़ है ही नहीं, वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले करते हैं अपने आप को कवर करने के लिए और एक मास्क पहनकर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। Everybody asks what the is this about? The up with those videos, cunt. It's a fucking act. There is no Ziz. You mind, bruh? I'll give you more reason to mind now, bruh. Everyone has a little bit of Ziz in them. और वो जिस की एक पर्सनालिटी ही सिर्फ पोर्ट्रे कर रहे थे लोगों के सामने। जब इनसे पूछा जाता था कि इनकी पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं तो ये कहते थे कि ओबामा को प्रेसिडेंट बनना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एस्थेटिक दिखते हैं। Barack Obama is pretty aesthetic for a politician, so he deserves to run the country. और उनसे पूछा गया कि उनका रिलीजन क्या है तो वो कहते हैं कि श्रेडोलॉजी। और जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपने दोस्त में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं तो वो कहते हैं बॉडी फैट परसेंटेज। तो इससे पता चल जाता है कि जिस बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ऑनलाइन। लेकिन जिस लोगों से इतने ज़्यादा कनेक्ट हुए कैसे? उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हुआ करती थी क्योंकि उस टाइम पे मास मॉन्स्टर रहते थे और लोग उनको देख के बिल्कुल ही डर जाते थे। यहीं पे जिस आते हैं और ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो देखने के बाद अचीवेबल हो और काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट लगे आंखों को। और जिस का ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा ही था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अचीवेबल और पसंद आने लगा और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई थी कि एक परफेक्ट मेल फिजिक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिसने बहुत सारे ऐसे भी काम किए थे जिसके बारे में आपको हो सकता है पता ना हो। इन्होंने एक बुक भी लिख दी है जिस बॉडी बिल्डिंग बाइबल के नाम से और इन्होंने अपने एक सप्लीमेंट लाइन भी ला दिया था जिसका नाम हुआ करता था गॉड मोड। और इन सब के अलावा इनका यूट्यूब पे एक शो भी आ गया था जिसका नाम था द रोड ट्रिप। इस शो में भी अगर आप देखेंगे तो जिस की पर्सनालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा ही अपीलिंग लगेगी। ये बिल्कुल अनलाइक लोगों के साथ मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ फेमस जगह पर जाते हैं और व्लॉग जैसी वीडियोस बनाते हैं और इनका इंटरेक्शन जो लोगों के साथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है लोगों को देखने में कि ये हर तरह के लोगों से मिलते हैं और सबको एक ही मैसेज देते हैं एस्थेटिक्स का। तो फाइनली जब इनका ये शो कंप्लीट हो गया इसके बाद जिस इस सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो कह रहे थे कि अब इन्हें फोकस करना चाहिए फिर से अपनी पढ़ाई के ऊपर। और इससे पहले वो एक ब्रेक लेना चाहते थे और ब्रेक लेने के लिए वो चले जाते हैं थाईलैंड। और उसके बाद जो हुआ वो आज फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सदमा पहुंचाने वाला एक इंसिडेंट है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि सिर्फ 22 साल की एज में पता चलता है कि थाईलैंड के एक सौना में जिस की मौत हो चुकी है। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी उस टाइम के फैंस के लिए और ख़ासकर इनकी फैमिली के लिए। इनकी डेथ की न्यूज़ आते ही लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। कुछ लोग कहते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते थे, इसकी वजह से इनकी डेथ हुई और कुछ लोग कहते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते थे। ड्रग्स सिर्फ वो नहीं बल्कि रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कि जेनेक्स, मेथेम्फेटामीन और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स। लेकिन अभी भी अगर आप इनकी डेथ के ऊपर कुछ सर्च करेंगे तो कुछ आपको एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चलेगा। अभी भी बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं इनके ऊपर। इसके रीज़न को जानने के लिए आपके पास सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है जिस के भाई। इनके भाई ने भी 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जो कि बिल्कुल सिंक नहीं होते एक दूसरे से। स्टार्टिंग में ये कहते थे कि जिस पर किसी ने अटैक कर दिया था थाईलैंड में और उन्हें रॉब कर लिया गया था क्योंकि उनकी बॉडी जब उनको रिसीव हुई थी तब उस पर ब्रूजेस और उनके सर पर कुछ खून के पैचेस तक उन्हें देखने को मिले थे। Someone gave him bad drugs, maybe someone robbed him or something doesn't add up. Bruises on his face, he had blood on the back of his head, it was horrific, man. I don't know how this happened, man. I still think something happened in Thailand, man. But how did he actually die? This is something I actually can't talk about because I promised my parents. Shit. Yeah. It's something that I actually do want to talk about, and a lot of my followers know, and probably see in the comment section here. I mentioned that I will come out with the truth in about 2-3 years with them. लेकिन बाद में रिपोर्ट में कुछ ऐसा भी देखने को मिला, इनके हार्ट में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बहुत पहले से थी और ये भी एक रीजन बताया जाता है इनके हार्ट अटैक के पीछे। ये एक ऐसा कंडीशन था कि जिसको आज न कल हार्ट अटैक आना ही आना था, चाहे ये स्टेरॉइड या जिम जाते या ना जाते। लेकिन हो सकता है कि इनके एनाबॉलिक्स का यूज़ ये भी एक फैक्टर इनके हार्ट डिजीज़ को बढ़ा देने में और इस कंडीशन के ज़्यादा पहले हो जाने का। तो ये थी कहानी जिस की। शायद अगर ये आज के टाइम पे हमारे बीच होते तो इनसे बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर अभी तक वर्ल्ड में होता नहीं। जब ये उस टाइम पे इतने बड़े फेमस पर्सनालिटी थे तो आप अभी के टाइम पे सोच नहीं सकते हैं। उनको कॉपी करके ही लोग इतना ज़्यादा फेमस हो जा रहे हैं, तो वो अगर रियल जिस को देख लेते तो क्या ही हो जाता आज। इतने साल गुजर जाने के बाद भी जैसा कि जिस कहते थे कि हर किसी के अंदर थोड़ा ना थोड़ा जिस है ही, वो बात बिल्कुल सच हो चुकी है। और अभी भी आप काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे कि वो जिस के बारे में कभी ना कभी बात कर देते हैं। Four people that I really looked up to the most would have been like Ziz was definitely up there. या फिर जिस का वो आइकॉनिक पोज सब कभी ना कभी हिट कर ही चुके होंगे अपने जिम फोटोज़ में।
और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि हम कवर करें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।